हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको 12th क्लास की फ़िज़िक्स इस टाइम पढ़ा रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर हो चुका है 2। चैप्टर नंबर 2 के हमने आपको सारी थ्योरी कराई है और उसके सारे के सारे एग्जाम्पल कराए हैं। और आज बारी है उसके अभ्यास प्रश्न की। NCERT बुक देख रहे होंगे आप, ये भौतिक विज्ञान, ठीक है, NCERT। इसके आज हम आपको कराएंगे अभ्यास के प्रश्न, ठीक है। इसमें टोटल प्रश्न दिए हैं 11, ठीक है। 11 के 11 हम आपको कराएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्यों हमने आपसे ये वादा किया है, आपको कहीं भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरा नाम है शहजाद, ठीक है, आप तो जान ही गए होंगे शहजाद सर। अगर आप बोलोगे यूट्यूब पर तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अभ्यास। देखो लिख चुके हैं हम यहाँ पर, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, दूसरा चैप्टर है ये, अभ्यास प्रश्न, NCERT बुक, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्या हुआ? एक यहां पर आवेश है और एक यहां पर, मान लो, ठीक है। 5 × 10⁻⁻8 कूलाम और -3 × 10⁻⁻8 कूलाम, कितने सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। ये इन्होंने कहा अनंत पर विभव शून्य लीजिए, ना भी कहते हैं तब भी अनंत पर विभव शून्य ही होता है, ना हमें इसकी कोई ज़रूरत है। जो उन्होंने पहले कहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होता है, ठीक है। इसमें का तुम याद होगा, हमें एग्जाम्पल भी करा चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में भी आ गए थे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ देखिए, तो अब हम मान लेते हैं इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों आवेशों को कौन मिला रही है? ये रेखा। तो इसके किसी बिंदु पर विभव क्या है? शून्य मान लेते हैं। तो मान लो इस बिंदु पर विभव क्या है? शून्य है, इस बिंदु P पर। और यहां से यहां तक की दूरी क्या मान ली हमने? x। तो ये बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? 16 - x। बताओ, बात समझ में आ गई? ठीक है। यहां पर हमें क्या निकालना है? विभव। और जो बात हम मानते हैं x अपने पास से ही तो माना है, तो x को यहां पर हम लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? माना कि 5 × 10⁻⁻8 कूलाम से x दूरी पर विभव ही तो पूछा ना इसने। इन दोनों आवेशों में लेने देखा किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, ठीक है। विभव शून्य है। तुम्हें याद होगा इससे पिछले चैप्टर में वहां पे तीव्रता कहा था कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हमने यहाँ पे दिशाएं बताई थी, है ना, कि इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विभव है, विभव अदिश राशि होती है, इसमें हम दिशा नहीं बताएंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। तो v बराबर क्या हो गया? 0। माना कि 5 × 10⁻⁻8 कूलाम से x दूरी पर विभव क्या है? शून्य। माना कि इस बिंदु पर, ठीक है। माना कि ये भी लिख सकते हो बिंदु P पर, ऐसा करके, बिंदु P पर 5 × 10⁻⁻8 कूलाम से x दूरी पर, ठीक है। माना कि 5 × 10⁻⁻8 कूलाम से x दूरी पर बिंदु P पर विभव शून्य है। क्लियर? हमने मान लिया इस बिंदु पर विभव क्या है? शून्य है। अब बताओ, यहां पे हम आके खड़े हो गए, कितने विभव होंगे? तो तुम कहोगे सर दोनों तरफ देखो, दो आवेश हैं, एक ही आवेश एक ये, तो विभव भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? v1 + v2 = 0। क्लियर? अब मैं बोलूँ v1 की वैल्यू बताओ, तो तुम कहोगे सर v1 इस पे आवेश कितना है? इतना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? इतनी x। यहाँ लगा दो, क्या होता है? 1/4πε0 q की जगह पे क्या आ गया? 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x, मतलब r होता है, लेकिन यहाँ पर x है तो x। ये प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। क्यों आ जाएगा? इस वाले माइनस की वजह से। 1/4πε0 3 × 10⁻⁻8 अपॉन में क्या है? 16 - x बराबर क्या है? 0। बताइए, ठीक है। ये माइनस का है, पूरा टर्म उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। 1/4πε0
5 गुणा 10 की घात -8 अपॉन एक्स बराबर, ये इधर माइनस इधर जाके कैसे हो गया प्लस का, 3 गुणा 10 की घात -8 16 माइनस एक्स, ठीक है। 1/4π0 से ये कैंसिल, 10 की घात -8 इधर भी है इधर भी कैंसिल। अब क्या बचा, कुछ कट तो नहीं रहा, तो क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 माइनस एक्स की 5 से कर दो, देखो 16 पंजे 80, 5 ही कम 5x बराबर एक्स की इससे कर दो 3x, तो 80 ये माइनस का 5x इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का 5 और 3 8x, 8 ढाई 80, x बराबर क्या आ गया 10, ठीक है। ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे। ये बताओ जब ये सेंटीमीटर में दी थी तो x भी क्या में होगा सेंटीमीटर में, तो लिख देंगे 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बताइए भी समझ में आ गया, कैसा लगा सवाल, था ना, था सिंपल बिल्कुल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, नोट कर लीजिए है ना। हमने कहा था जब ये क्वेश्चंस करो एग्जाम्पल करो तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूं तो आप उसमें मैच कर लो कि हाँ ये लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसा होनी चाहिए बुक, तो बुक ले लो एक। और थ्योरी में बुक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, थ्योरी हम अपने पास से कराते हैं पूरा चैप्टर, ठीक है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। षटभुज सम मतलब समान, षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला, ये 6 भुजाओं वाला एक षटभुज बना लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से ये षटभुज बन गया, ठीक है। इसके प्रत्येक कोने पर कितना है 5 माइक्रोकूलम का आवेश है और प्रत्येक भुजा कितनी है 10, ये भी 10 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 ये भी 10, और इसके प्रत्येक कोने पर यहाँ पर भी 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 और यहाँ पर भी कितना माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, और प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो उसने कहा इसके केंद्र पर विभव बताइए, ठीक है। याद रखना जब हमने तुम्हें ये बताया था तीव्रता में कि अगर आवेश बराबर बराबर हो केंद्र पर पूछे तो तीव्रता 0 होती है और बल भी 0 होता है, वैद्युत बल भी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दोनों की दोनों 0 होती है, लेकिन विभव 0 नहीं होता। याद रखना खोखला गोला है अगर तो उसके भीतर विभव 0 नहीं होता, हर एक बिंदु पर समान होता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर खोखला गोला है उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव 0 नहीं होता, ठीक है। तो कभी यहाँ एकदम आंसर बता दो न सर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में कर चुके हैं इसमें के सवाल। लेकिन वहां पे क्या पूछा था पिछले चैप्टर में तीव्रता, या फिर क्या पूछा था वैद्युत बल, ठीक है, वो 0 हो जाता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा। अब तो आगे की बात सुनो, जब हर एक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 10 10, तो षटभुज में जब समान षटभुज होता है समान भुजाओं वाला, तो उसके केंद्र से हर एक शीर्ष के बीच की दूरी भी 10 होती है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। सम षटभुज के प्रत्येक शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, मैंने यहां लिख दिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे यहां पे विभव बताना है तो क्या कहोगे तुम कहोगे सर यहां पे आके खड़े हो जाओ। खड़े हो गए हम, चारों तरफ देखो कितने आवेश हैं, तो तुम कहोगे सर 6 ही आवेश हैं, देखो यहां से जोड़ लो जाए 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया, आवेश कितने हैं 6 और हर एक आवेश का मान कितना है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटा दिया तो माइनस की 6 लगा दी। अब फिर क्या कहोगे तुम ना सर दूरी बता दो, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो दूरी क्या है अभी हमने बता दी कितनी होगी
10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 के हाथ माइनस 2 मीटर। हमें आवेश पता है, दूरी पता है, हम क्या निकाल लेंगे, विभव निकाल लेंगे। केंद्र पर कुल विभव V इजिकल टू, अब दो तरीके हैं तुम्हारे पास निकालने के। क्या, एक तो ये कि सबका अलग अलग निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ऐसी है ऐसी है ऐसी है, 6 बार लिखो। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि जब आवेश सेम है यार, हर एक कोने पे आवेश बड़ा इतना ही है, हर एक कोने से केंद्र की दूरी इतनी है, तो 6 बार क्यों लिख रहा हूं, डायरेक्ट 6 से गुणा कर दो। 6 गुणा, ये बताओ क्या परेशानी हो गया, सवाल समझ में आ गई बात। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 के घात 9, Q का मान 5 गुणा 10 के घात माइनस 6, R का मान 10 गुणा 10 के घात माइनस 2। ठीक है, 9 छक 54। ये बताओ 10 के माइनस 2 और ये 1 है, तो 10 के माइनस की क्या बची, नीचे 1, नीचे माइनस के 1, माइनस के 1 ऊपर जाके प्लस का 1, तो 10 के हाथ 9 और प्लस की 1 कितनी होगी 10, प्लस की 10 और ये माइनस की 6, तो प्लस की कितनी बची 4, 9 छक और ये 5, ये भी लिखा हुआ है ना गुणा में, 5 चौक 20, हासिल लगा दो, 5 पंजे 25 और 2 27, 10 के हाथ 4, चाहो तो और ऐसे लिख दो 1 2 2.7 इंटू 10 की पावर 6। तो ये जो षटभुज है इसके केंद्र पर विभव कितना होगा, 2.7 गुणा 10 के हाथ 6 वोल्ट। क्लियर है, सही है, समझ लेना है ना, नोट कर लीजिए, पॉज करके ना वीडियो को नोट कर लिया करो फेयर में। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट्स में, मतलब इसी में वीडियो में कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसे समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु ए व बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम रखे हैं। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। एक पे रखा है बिंदु ए पर 2 माइक्रोकूलम और इस पर रखा है माइनस 2 माइक्रोकूलम का आवेश। नंबर ए, क्या पूछा उसने सबसे पहले, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। ये बताइए निकाय जो है समविभव पृष्ठ है या नहीं, तो देखते हैं भाई। समविभव पृष्ठ कैसा जाता है, जिस पर विभव समान हो, हर एक पॉइंट पर विभव समान हो। तो अब हम क्या कहेंगे, क्या कहा था उसने समान, उसमें क्वेश्चन में समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, ये क्वेश्चन करा था उसने, तो हम इसका उत्तर लिख रहे हैं। अतः निकाय का कुल विभव, तो V बराबर क्या होगा, निकाय पर कुल आवेश कह दो, कुल विभव कह दो, जो दिल करे, ठीक है। आते हैं निकाय पर कुल विभव, तो तुम कहोगे सर निकाय पर कुल विभव इसकी वजह से और इसकी वजह से निकाल लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ऐसे तो आएगा 2 गुणा 10 के माइनस 6 है ना, अपॉन यहां से लेके यहां तक केंद्र पर पूछ लो यहाँ पर, तो ये बताओ अभी 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। अतः निकाय का कुल विभव कहां पर निकालना है हम, केंद्र पर। अतः केंद्र पर निकाय का कुल विभव, तो 3 सेंटीमीटर, 10 के हाथ माइनस का 2, ये किसकी वजह से आया है, इस वाले की। अब यहाँ माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि V बराबर होता है V1 प्लस V2, V1 की जगह पे ये लगा दिया, अब V2 की वैल्यू लगा रहे हैं, लेकिन ये माइनस होने की वजह से यहाँ पे क्या कर देगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणा 10 के माइनस 6 अपॉन 3 गुणा 10 के माइनस 2। तो एक बात बताना, ये भी सेम ये भी सेम, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, तो V बराबर क्या आ गया 0। तो हम लिख देंगे अतः निकाय समविभव पृष्ठ है, जो कि जिसका विभव क्या है, 0 है। विभव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो हमने निकाल दिया विभव क्या है, समान है, विभव 0 है, किसी भी बिंदु पर खड़े हो जाओ जाके, ठीक है। विभव क्या मिल लिया हमें जाके, क्या मिल लिया है केंद्र पर, 0, तो विभव 0 है। बी सवाल में क्या कहा भैया सुन लो, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। बी में क्या कहा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा,
ये तो पूछा है इसने। तो क्या होगी भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा? तो हम तुम्हें पढ़ा कहाँ है, प्लस से माइनस की ओर होती है, मतलब ए से बी की ओर। क्या लिख दोगे? ए से बी की ओर होगी, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर जो बल रेखाएं होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो प्लस का आवेश रखा बिंदु ए पर, माइनस का आवेश रखा बिंदु बी पर, तो ए से बी की ओर ही तो होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। क्लियर है? कितने सवाल हो गए? 3। चौथा देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? सुनो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर, मान लो एक कोई गोला है, मैं यहां बना रहा हूं, इसकी त्रिज्या को क्या मान लिया हमने? कैपिटल आर। वही इन्होंने दी है, कितनी त्रिज्या दी है? 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? 12 गुणा 10 के माइनस 2 मीटर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10 के माइनस 7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्यू बराबर कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1.6 गुणा 10 के माइनस 7 कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इसने 3 सवाल करे हैं यहां पर। नंबर है गोले के केंद्र अंदर, गोले के अंदर, अभी हमें ना पूछ पता कि क्या पूछा है, इसलिए हम पूरा सवाल पढ़ना है। बी सवाल में कहा है गोले के ठीक बाहर, मतलब पृष्ठ पे कह दो। नंबर सी, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? क्या पूछा उसने? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव नहीं पूछा, वैद्युत क्षेत्र पूछा है। कहां पूछा है? गोले के अंदर। क्या पूछा है? वैद्युत क्षेत्र। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? देखो, जब हम किसी खोखले गोले को आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो वो एक समान रूप से फैल जाता है, फैल गया, ठीक है। ऐसे अंदर कोई आवेश नहीं होता, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, अतः वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा, आंसर। लेकिन विभव कहता तो नहीं होता भाई, विभव शून्य नहीं होता है, मैं अभी बता रहा था ये बात। बी पार्ट में सुनो भाई, बी में उसने कहा है गोले के ठीक बाहर। क्या पूछा उसने? गोले के ठीक बाहर। कभी कभी वो बाहर की जगह पृष्ठ पे भी कह देता है ना। बाहर का मतलब ही क्या होता है? पृष्ठ पे आ गए हम, यहाँ पे खड़े हो गए, आ गए यहाँ पे आ गए, कहीं भी मान लो पृष्ठ ही तो है। तो कौन से वाला अलग जगह? E इज इक्वल टू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। गोले के पृष्ठ पे तो ये वाला आर लग गया, ये त्रिज्या तो हो गई इसकी, ठीक है। मान वैल्यू लगा दो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 गुणा 10 के हाथ 9। Q की वैल्यू कितनी दी है? 1.6 गुणा 10 के हाथ माइनस 7। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी? 12, तो 2 बार 12 को लिख दिया और 10 के हाथ माइनस का 4 लिख दिया। बताइए ठीक है? 9 से 3 को उससे काट रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, बताओ ठीक है। 4 चौक 16, 16 ही कम 16, ठीक है। अब ऊपर ले जाओ, 10 के माइनस 4 ऊपर जाएगा, प्लस की 4, प्लस की 4 और 9 13, प्लस की 13 और ये है माइनस की 7 और एक पॉइंट ये भी लगा हुआ तो माइनस की 8, प्लस के 13 में से माइनस के 8 गए तो प्लस के कितने बचे? 5। क्या होता है इसका मात्रक? वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। बताइए समझ में आ गया ये भी सवाल? क्या आ गया? 10 के हाथ 5 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। सी सवाल भी सुन लीजिए भैया। यहीं क्या कहा उसने? गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितने, कहां से? गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर। तो मैं कहूंगा इस वाले को ना 18 सेंटीमीटर को स्मॉल आर मान लो। मान लो देखो ये है, मान लो यहाँ पे 18 आ गया होगा इसमें, यहाँ बताओ इस बिंदु पर क्या बताओ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो स्मॉल आर बराबर 18 सेंटीमीटर, तो 18 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। समझ रहे हो? ठीक है। अब बताओ मुझे कौन सा आर लेना चाहिए? तो ये वाला आर ही तो लेना चाहिए, इसकी जगह पे क्या लेंगे अब? ये वाला आर। क्यों? अब हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से देख रहे हैं, तो पूरे गोले को क्या मान लेते हैं हम? सेंटर पे मान लेते हैं पूरे आवेश को, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो 9 गुणा 10 की घात 9, Q की वैल्यू कितनी है भैया? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 7, आर स्क्वायर, तो आर कितनी बार लिखेंगे? 18 गुणा 18 10 की घात माइनस का 4। बात समझ में आ गई? स्क्वायर होने की वजह से 9 दूनी
18। क्लियर है? और 2 से इसे काट दो, 2 अट्ठे 16। ठीक है, आ गया, ये इधर करा रहा हूं, है ना। सुनो, 10 के यहाँ -4 ऊपर जाएगा, +4 +4 कितने हो गए, +4 और 9 13, 13 और -7 तो प्लस के कितने बचे, 13 में से -7 घटा दो, कितने बचे 6, +6 ना कह के मैं 0.8 है ना, इसे 8 लिख रहा हूं, बल्कि एक 0 और बढ़ा रहा हूं, तो +4 कह दूं तो कोई परेशानी क्यों, क्योंकि नीचे जो संख्या दिख रही है मुझे क्या दिख रही है, 18। हमेशा याद रखो नीचे की संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। देखो फिर दोबारा सुन लो, -4 ऊपर जाएगा, +4 और 9 13, ये -7 था तो प्लस के कितने बचे 6, +6 में से एक तो मैंने पॉइंट हटाया तो +5, एक 0 और बढ़ा दिया तो +4। अब 18 से इसे काट दो, चाहे 18 का पहाड़ा एक साथ पढ़ लो, 18 चौक 72, कितने बचे 8, फिर 80 होगा, 18 चौक 72। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, यही सही है बिल्कुल, 4.4 गुणा 10 के घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। कैसा लगा तीनों सवाल? आगे करें, क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लीजिए, है ना, डायग्राम भी बना लेना है, इससे समझ में आ जाएगा क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक समांतर पट्टी का संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है कि धरिता 8 पिकोफैरेड है और 1 पिकोफैरेड बराबर 10 के घात -12 फैरेड होती है, ये तुम्हें पता ही है, हमने लिखवा चुके हैं। फिर दोबारा सुनो, एक समांतर पट्टी का संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है कि धरिता 8 पिकोफैरेड है, बस इतना ही पढ़ो अभी सवाल को। तो वायु में संधारित्र की धारिता, तो C बराबर क्या होता है बताओ, C नोट से लिखवाया था, याद है जब वायु का नाम आया था तो क्या प्रूफ करा था हमने, ε0 A/d, और कितनी दी है C की वैल्यू उसने 8 पिकोफैरेड, 8 पिकोफैरेड, समीकरण 1। बस अब क्या हुआ, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, बात समझ में आ रही है। यदि बीच की दूरी क्या है, d होती है पट्टिकाओं के, समझ तो रहे हो, ये मान लो ये संधारित्र था, यहाँ पे इस टाइम क्या थी, एयर थी, वायु थी, तो इसके बीच की दूरी क्या ली थी हमने अभी, d। वो कह रहा है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी, यदि प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, d/2, और प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के भरा हो तब धारिता, ये पूछा उन्होंने तब क्या होगी, तो मैंने तुमसे बताया था कि उसे C से लिख देते हैं और जहां भी ε0 है वहां पे उसके साथ में क्या लगा दो, K, ε0 A/d की जगह पे बस क्या लगा दो, d/2, जो भी वो कहे। अगर वो क्षेत्रफल को आधा कहता तो हम A/2 कर देते हैं। ठीक है, उसने क्या कहा है, प्लेटों के बीच की दूरी, सही है, प्लेटों के बीच की दूरी समझ लो, ये क्या कर दी उन्होंने यहां से यहां तक की d/2 ये कर दी है। संधारित्र ऐसी तो है, ये संधारित्र था, वैसे जरूरी नहीं है बनाना है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बताओ 2 जो है d/2 बटे के बटे में ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2k ε0 A/d, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं हमेशा। और ये एक बात बताओ, ये किसके बराबर है, C0 के, यहाँ लिख सकते हैं, तो 2k C0 क्या लिख देना यहाँ पे, समीकरण 1 से, तो C बराबर आ गया 2k C0। अब लगा दो वैल्यू 2k की वैल्यू कितनी दी हमने, देखो सुनो, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का, K की वैल्यू कितनी दी 6, भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी, और C0 की वैल्यू क्या है 8, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, ये भी कहाँ किस में आ गया, पिकोफैरेड, इसलिए हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जब ब्रैकेट में लिख दिया था 1 पिकोफैरेड 10 के घात -12 फैरेड के बराबर होता है, तो हमारा आंसर आ गया 96 पिकोफैरेड। इसमें आंसर छोड़ दो अपना, यही हमारा आंसर है। बताओ समझ में आ गया सवाल। मेहरबानी करके बुक जरूर होनी चाहिए तुम्हारे पास एनसीईआरटी की, क्वेश्चन पढ़ो और मेरी बात को समझो जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, मतलब 3 संधारित्र हैं, C1 भी, C2 भी और C3 भी, सबके सब कितने हैं
नो पिकोफैरेड, ये भी नो पिकोफैरेड, ये भी नो पिकोफैरेड और ये भी नो पिकोफैरेड। ठीक है। नंबर ए, संयोजन की कुल धारिता क्या है? नंबर ए, संयोजन की कुल धारिता। तो ये बताओ श्रेणी क्रम में जोड़ा है, काय में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो क्या होती है? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। बताओ ऐसे तो आ जाएगा। जरूर नहीं है कि C1 C2 C3 लिखो, डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हो। तो 1/9 1/9 1/9 कितना हो गया? 3/9। 3 से इसे काट दो, ठीक है। 3 3 9 1/3। जब हम इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा 3। ये पिकोफ में है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? पिकोफैरेड। एक आंसर तो ये आ गया। बी सवाल में क्या कहा उसने, ये सुन लो। बी में उसने कहा यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण का मतलब ब्रैकेट में लिख दिया सप्लाई मतलब मेन वोल्टेज से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा? देखो बात सुनो, यहां पे उसने क्या कहा था? 3 संधारित्र हैं, ये C1 C2 और C3 ये थे। लेकिन बी सवाल में कहा अगर हम इन तीनों को किससे जोड़ दें? किसी वोल्टेज से जोड़ दें। कितने वोल्टेज दिए हैं इसे? कितने वोल्टेज कहा है? 120। किसके बीच क्या जोड़ दिया हमने? 120 वोल्टेज जोड़ दिए। तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? इस पे कितना विभवांतर होगा, इस पे कितना, इस पे कितना। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश समान, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी आवेश समान, लेकिन विभवांतर सबका अलग अलग होगा। याद है ये वाली बात? मैंने कहा था ये बात याद रखना, श्रेणी क्रम में आवेश समान, विभवांतर अलग अलग, और समांतर क्रम में आवेश अलग अलग, विभवांतर समान होगा। ठीक है। तो अब इसका मतलब इस पे विभवांतर बताओ, इस पे, इस पे। अब तुम कहोगे यार V पूछा है इसने V1, इसका V2 पूछा है, इसका V3, तो तुम कहोगे यार C बराबर तो हमने ये पढ़ा था Q/V, तो V बराबर हो गया Q/C। देखो C इसका पता ही है हमें, इसका क्या है? C1 है, ये क्या है? C2 है, और ये क्या है? C3। इसका भी C2 भी पता है, C3 भी पता है, लेकिन हमें V1 निकालना है। तो V1 या V निकालने के लिए हमें Q पता होना चाहिए, और अगर Q निकाल लिया हमने तो वो इसका होगा, वो इसका, आवेश तो समान है। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जब हमें तुल्य धारिता पता है इन सबकी कितनी है ये, तो हम तुल्य वोल्टेज पता है, तो हम तुल्य आवेश नहीं निकाल सकते हैं? क्या कह रहे हैं हम? कुल आवेश, पहले ये लिखा हमने। तो Q बराबर क्या होगा? CV। तो C की वैल्यू कितनी है? 9, वो सॉरी 3। पूरे की पूछ रहे हैं हम, पूरे की तुल्य धारिता लगेगी यहाँ पे। तो तुल्य धारिता कितनी है? 3 पिकोफैरेड। 3 गुणा 10⁻12 पी की वजह से पीक होगी। और V कितना दिया है? 120। ठीक है। तो 12 तिया 36, 10⁻- का क्या हो गया? यह 11। ठीक है, ये ऐसे रहने दो, 12 तिया 36, 0 भी ऐसे उतार लो, माइनस के 12। अब मैं बोलूँ यार क्या निकाला तुमने? क्या निकाला है? तुम कहोगे आवेश। मैं पूछूं किसका निकाला, तो तुम कहोगे इस पूरे संधारित्र का। तो मैं पूछूंगा इसका अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, तुम कहोगे बिल्कुल भी ना होगा, ये आवेश इसका भी इतना ही होगा, इसका भी, इसका भी। मैं पूछूंगा क्यों, तो तुम कहोगे क्योंकि श्रेणी क्रम में है। संधारित्र कैसे है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो इसका मतलब देखो तुम्हारा काम तो हो गया। तो मैं इस पर आवेश मैं पूछूं तब ये बताओगे, इस पर पूछूं तब ये बताओगे, इस पर पूछूं तब ये बताओगे। आवेश तुम्हें पता है, धारिताएं तुम्हें पता है, तो तुम विभव ना निकाल सकते हो? निकाल लो। और जब एक बात बताओ, जब आवेश इसका पे भी, इस पे भी, इस पे भी सेम, सर धारिताएं तीनों पे सेम, तो विभवांतर इसका भी, इसका भी, इसका भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर क्या होता है? Q/C। Q/C। तो Q1/C1 कोई से भी ले लो, प्रत्येक पर समान होगा। तो Q1 का हो इसे, या Q2 का हो, या Q3 का हो, तीनों पर सेम होगा। तो 360 गुणा 10⁻12। C1 का हो, या C2 का हो, या C3 का हो, सबकी वैल्यू सेम है। तो 9 गुणा 10⁻12, 10 से 1 कट गया, 9 चौक 36, 40 वोल्ट। यही होता है हमारा आंसर। क्लियर? इस पर भी 40 वोल्ट होगा, चाहे जोड़ के देख लो। 40 + 40 + 40 120 ना हो गया, 3 जगह बढ़ गया था ये विभवांतर। क्लियर है? 6 सवाल हो गए है ना। 7वां सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए, है ना, कर लो। इसी की तरह है बिल्कुल 7वां सवाल।
क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड धरिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्व या समांतर एक ही बात होती है। देखो ये कहा इसने, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। कितने कितने? 2 पिकोफेरेड, कितने हैं फिर? 3 पिकोफेरेड, और फिर कितना है? 4 पिकोफेरेड धरिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। जोड़ दिए भैया। अब उसने क्या कहा ए सवाल में, संयोजन की कुल धारिता क्या है? कुल धारिता क्या है? तो कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में, तो लिख देंगे समांतर क्रम में। ठीक है, तो क्या होता है? C = C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 और 3 7 और 2 9, C बराबर क्या आ गया? 9। पीको है तो पिको फेरेड। लो आंसर आ गया भैया। बताइए सही है समांतर क्रम में। बी में क्या कहा उसने? बी में क्या कहा है? यदि संयोजन को एक 100 वोल्ट के संभरण से, संभरण मतलब सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। यदि हम इसे किससे जोड़ दें? ये तो थे हमारे, क्या लगा दें हम इनके बीच? 100 वोल्ट। तो क्या बता दो? प्रत्येक पर आवेश बता दो। तो तुम्हें इनकी धरिताएं पता है, इसकी 2 थी, इसकी 3 थी और इसकी 4। तुम्हें इनकी धरिताएं पता है, ठीक है। और क्या पूछा उसने? आवेश। तो जाहिर सी बात है आवेश अलग अलग होंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। याद है ये वाली बात? क्योंकि समांतर क्रम है। लेकिन विभव तो समान होंगे। मैं पूछूं इसका विभव क्या होगा, तब भी तुम 100 बताओगे, इसका भी 100, इसका भी 100। याद आ गई बात या नहीं? समांतर क्रम में विभव समान रहता है, चाहे 50 संधारित्र लगे हुए हों, ठीक है। आवेश अलग अलग होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? 2 पिको में दिया ना, 2 पिको फेरेड पर, ऐसे भी कह सकते हो 2 पिको फेरेड वाले संधारित्र पर आवेश, ठीक है। तो Q1 कह दो उसे। तो क्या होगा? Q बराबर CV, C की जगह पे 2 पिको फेरेड और V कितना है? 100। तो कितना आ गया? 2 × 10⁻⁻10 कूलम। पहला आंसर। फिर किसका कहेंगे? 3 पिको फेरेड, 3 पिको फेरेड वाले पर आवेश। तो Q2 बराबर क्या होगा? CV, C कितना है? 3 पिको -12 और V कितना है? 100। तो कितना आ गया? 3 × 10⁻⁻10 कूलम। फिर क्या है? 4 पिको फेरेड वाले पर आवेश। Q3 बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻12, Q बराबर CV और V कितना है यहाँ पर भी? 100। तो 4 × 10⁻10 कूलम। आंसर। समझ में आई बात? समांतर क्रम में क्या फायदा मिला हमें? अब हमें कुछ और निकालने की जरूरत ना पड़ी, जैसे वहां पे हमें कुल आवेश निकालना पड़ा पहले। समांतर क्रम में हमें क्या फायदा मिला? जो इसका विभव वो इसका, वो इसका, तो 100 वोल्ट दिया था हमने, 100 इसका, 100 इसका, 100 इसका। विभव हमें पता है, धरिता ये दी है, तो V Q निकालने में क्या परेशानी आ रही है हमें? Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर क्या होता है? CV। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला, Q बराबर CV। तो इसकी बात करी हमने, तो Q की C की जगह पे 2 पिको था, लेकिन तो पिको को हटाया तो 10⁻12 और V की जगह पर 100 ही आएगा, ये लगा दिया। इसकी बात करी तो 3 × 10⁻12, V की जगह पर 100, आंसर आ गया। इसकी बात करी 4 वाले की, तो 4 × 10⁻12, V की जगह पर 100, यह आंसर आ गया। कितने सवाल हो गए? 7। 11 सवाल हैं इसमें, 11 के 11 देख रहे हैं, ठीक है। 8वां सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सुनिए। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल, ठीक है, समझ तो गए। समान पट्टिकाओं, पट्टिकाओं कह दे या प्लेटें कह दे, पेपर में प्लेटें आ जाएगा। प्लेटों के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है तथा इनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। बीच की दूरी को D से तो लिखा था, मिलीमीटर है भाई, 10⁻³ मीटर।
मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻³ मीटर, तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धरिता को परिकलित कीजिए। जब वायु की बात आ रही है तो C0 लिख दिया हमने। आगे क्या कहा, यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश है। ठीक है, यदि V बराबर कितना तो Q बराबर क्या। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहले तो C0 निकालो, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C0 = ε0 A/d। वैल्यू लगा दो। ε0 की वैल्यू क्या होती है भाई, 8.85 × 10⁻12। ए की वैल्यू क्या दी है, 6 × 10⁻³ अपॉन डी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻³ क्लियर है। 3 दूनी 6, 2 से गुणा करो, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1 2 8 16 और 1 17, हासिल लगा 1 2 8 16 और 1 17, 2 के बाद पॉइंट है। 10⁻³ ऊपर 10⁻³ से 10⁻³ काट दो भैया यहीं। ठीक है, तो क्या बचा -12। ठीक है, तो कितना आ गया 17.7 × 10⁻12। ये भी सही है। अगर किताब में दिया हो तो ये देख लो। अगर 18 लिख दें इसे 17.7 को 18 नहीं कह सकते हैं, 18। ठीक है, और इसका मात्रा क्या होता है फेरेड। और अगर तुम ये हटाना चाहते हो 10⁻12 तो क्या आ जाएगा 17.7 पिको फेरेड। ये भी सही है। कोई बच्चा यहाँ पे छोड़ दे ये भी सही है, कोई यहाँ पे छोड़ना चाहे ये भी सही है। ठीक है, यहाँ तक बताओ। कभी कभी किताब में किसी में 18 भी लिख दिया है, 17.7 की जगह क्या लिख दिया 18 पिको फेरेड, वो भी सही है, लेकिन तुम्हें ऐसे ही छोड़ के आना। यहाँ तक बताइए, समझ में आ गया। अब क्या पूछा था, यदि इस संधारित्र के साथ 12 वोल्ट की बैटरी लगा दें हम, तो अब बताओ क्यू क्या होगा, आवेश। तो क्यू बराबर क्या पढ़ाया था हमने तुम्हें, CV। अब यहाँ C0 कहा तो C0 लगा दो। C0 की वैल्यू क्या है 17.7, V की वैल्यू कितनी है भैया, और 17.7 ही ना है, ये लगाओगे अब ये वाली पिको में थोड़ी ना लगाओगे, 10⁻12, और V की वैल्यू कितनी दी है 100। तो Q बराबर क्या आ गया 17.7, 10⁻12 है, 2 0 कम कर दो। बताइए क्लियर है। चाहो तो और पॉइंट इधर को ले जाओ तो 1.77 10⁻⁻⁹। ठीक है, और -9 नैनो में भी हो सकता है। अगर बुक में नैनो में दिया हो तो चाहे उसमें छोड़ दो, नहीं तो यहीं पे छोड़ देना। बिल्कुल क्लियर है। सवाल समझ में आ गया। नोट। अब नेक्स्ट करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, प्रश्न 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 2 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट पर आवेदुतांक 6 रख दी जाती है। ठीक है, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब नंबर 1 विभव संभरण से जुड़ा ही रहेगा। तो क्या हुआ, मतलब यदि के बराबर कितनी रख दी इन्होंने, परावैद्युतांक कितना दिया 6। ठीक है, समझ रहे हो। यदि परावैद्युतांक 6 वाली एक पट्टी रख दी जाती है तो क्या होगा, ये तो पूछा उसने, क्या कहा उसने, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा। तो क्या होगा कब, जब नंबर 1 विभव संभरण जुड़ा ही रहे, विभव सप्लाई जुड़ी ही रहे। क्या है, तो कुछ भी ना होगा। हमने तो ये पढ़ा था, जब हम पट्टी रख देते हैं परावैद्युत तो उसकी धरिता के गुना हो जाती है वायु की धरिता की। तो कितनी है 6, और C0 की वैल्यू क्या आई थी भैया हमारी 17.7, ऐसी तो आई थी 17.7 पिको फेरेड। बस, तो 6 गुना बढ़ जाएगी, चाहे गुणा कर दो। इन्होंने 18 मान के कर दी गुणा। ठीक है, समझ तो गए कभी, ये देखो बुक में तो 18 छंग ऐसा कर गए, तुम तो इससे ही गुणा कर दो। तो क्या कहोगे 6 7 42, हासिल 4, 6 7 42, 42 और 4 46, हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, 1 के बाद पॉइंट है भैया। तो तुम तो इसका आंसर ये लिखना था, अर्थात धारिता। तुम तो इसे देखो ये कितना गुना हो गई, 6 गुना ना हो गई, 6 गुनी बढ़ जाएगी, आंसर हो गया। लेकिन 20 सवाल में इसने कुछ और भी कहा है, संभरण को हटा लिया जाए। ये जो सप्लाई वोल्टेज दी थी हमने, वोल्टेज जो लगा हुआ था कितने वोल्ट का दिया था पहले, 100 वोल्ट का है ना, 12वें सवाल से लिया गया है सब।
ये सॉरी 8वां सवाल से है। ये क्वेश्चन नंबर 9 किससे लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 से। ये लिखा था प्रश्न 8 में दिए गए संधारित्र की प्लेटों के बीच 3 मिलीमीटर मोटाई की एक शीट भर दी जाए और उसके बीच की दूरी भी क्या थी? 3 मिलीमीटर। तो इसलिए कोई असर ना पड़ा, पूरा में भर दिया हमने। तो हमारे आंसर ये तो आया था कि उसकी दृढ़ता क्या गुना हो जाती है, हमने कह दिया 6 गुना बढ़ गई। और जिसका परावैद्युतांक 6 है तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव जुड़ा रहे। नंबर बी, विभव को हटा लिया जाए, संभरण को हटा लिया जाए, संभरण मतलब सप्लाई को हटा लिया जाए। बी में क्या कहा इसने? सप्लाई को हटा लिया जाए। तो इसमें हम आवेश निकाल लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है V बराबर V डैश के, याद रखिए ये फॉर्मूला। पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? विभव। तो विभव V डैश बराबर हो जाएगा V अपॉन के। तो उसका विभव बदल जाता है भाई। जब हमने वोल्टेज हटा लिया, खुद सोचो बैटरी हटा ली, तो विभव क्या होगा? चेंज ना हो जाएगा क्या? तुमने परावैद्युतांक रख दिया है, अब पहले था C मतलब सॉरी C0, अब परावैद्युतांक K रख दिया है और बैटरी हटा ली है, तो वो चेंज होके ये हो जाता है। फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब हम आवेश निकाल लेंगे। अब आवेश तो Q बराबर क्या होगा? CV। लेकिन अब नया वाला जो V है वो कहेंगे CV डैश। तो C की वैल्यू कितनी आई है? यही 106.2 गुणा 10 की घात -12 और V डैश की वैल्यू क्या है? V अपॉन के। तो 106.2 गुणा 10 की घात -12। V की वैल्यू कितनी थी? 100 वोल्ट। कहाँ से ली मैंने वो 100 वोल्ट? पिछले सवाल से, क्वेश्चन नंबर 8 से। कभी सोचो ये कहाँ दिया सर V। और K की वैल्यू कितनी दी है इसने? 6। बताओ सही है? तो 6 से इसे काट दो भाई। 6 ही कम 6 कितने बचे? 4, 46 होगा। 6 सत्ते 42, कितने बचे? 4, 42 होगा, ठीक है। 6 सत्ते 42, 17.7 गुणा 10 की घात -12 है, ये 100 है, तो माइनस का क्या बचा? 10। इतना कूलाम आवेश। तो उस पर जो आवेश है वो इतना कूलाम रह जाएगा। पॉइंट और इधर ले जाओगे तो 1.77 10 की घात -9 अतः अब आवेश 17.7 गुणा 10 की घात -10 कूलाम रह जाएगा। कब की बात है? जब संधारित्र की प्लेटों के बीच हमने परावैद्युतांक रख दिया और उसके बाद बैटरी को हटा लिया, ठीक है, तब ये आवेश रह जाएगा उस पर, ठीक है। ये कहने का मतलब था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नोट कर लीजिए। कर लिया? क्या है क्वेश्चन नंबर 10? 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 12 पिको फेरेड C बराबर 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिति ऊर्जा संचित होगी? तो क्या जानते हैं? याद है? फॉर्मूला याद करवाया था हमने। Q बराबर 1/2 CV²। बस वैल्यू लगा दो। C की वैल्यू 12 गुणा 10 की घात -12 वोल्ट। 50 गुणा 50 दो बार आ जाएगा, ठीक है। 2 छंग 12। तो ये बताओ 6, ये बताओ 5 पंजे 25, ये जो 2 0 कम कर दो यहाँ से, माइनस का 10। 25 छंग 150, 10 की घात -10। चाहो तो 1 2 1.5, 10 की घात -8। क्या है? स्थिति ऊर्जा जूल, ठीक है। बताइए समझ में आ गया? कैलकुलेशन है, कर लेना अपने आप। 11वां सवाल देखो, लास्ट इस अभ्यास का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, वैद्युत धारा। अगला चैप्टर है हमारा तीसरा, वैद्युत धारा। सब उसके न्यूमेरिक वो थ्योरी कराएंगे सारी, ठीक है, सब लिखेंगे यहाँ पर बोर्ड पे, और सारे एग्जाम्पल कराएंगे, सारे न्यूमेरिकल। आपको कहीं भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिको फेरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। 200 वोल्ट कितने वोल्ट पिको फेरेड? 600। अब फिर उसको संभरण को से वियोजित कर देते हैं, जो बैटरी लगाई थी उसे हटा दिया, तथा एक अन्य 600 पिको फेरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास हुआ? मतलब पहले इसकी बात सुनो, इसकी छोटी सी। ये संधारित्र है, कितना है? 600 पिको फेरेड। क्या है? 600 पिको फेरेड। इसे हमने क्या करा है? एक
इसके बीच में क्या कर रहे हैं, हम बैटरी लगा दी 200 वोल्ट की, और उसे हम क्या कर रहे हैं, इसे आवेशित कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं अब ऊर्जा बताओ, अब स्थितिज ऊर्जा, तो तुम कहोगे सर U1 कह दो इसे, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी की वैल्यू कितनी है 600 गुणा 10 के हाथ माइनस के 12, वी स्क्वायर मतलब 200 गुणा 200। ठीक है, देखो अगर मैं 2 से इसे कम काट दूं, 2 तिया 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो कम कर दें हम, इसमें से क्या होगा माइनस की 6 बचेगी, और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुणा 10 के हाथ माइनस का 6। कैलकुलेशन कर लो भाई, अपने आप आनी चाहिए तुमसे कैलकुलेशन, कोई अलग से थोड़ी करी है, अपने हिसाब से कर लो तुम। U1 ये कब की बात आ गई, पहली। लेकिन अब क्या कहा उसने, फिर इसके सप्लाई से वियोजित कर देते हैं, ये जो बैटरी लगाई थी इसे हटा दो, और हटाने के बाद एक संधारित्र और जोड़ दो उसकी जगह पर, ये कहा इसने, और वो भी कितने का हो 600 पिको फेरेड का ही हो। तो क्या पूछा उसने, तो कितनी इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, कितनी ऊर्जा नुकसान हो जाएगी। तो अब हम क्या कहेंगे, यदि एक 600 पिको फेरेड वाले संधारित्र को और जोड़ दिया जाता है, तब स्थितिज ऊर्जा। तो मैं तुम्हें याद होगा इस पर बिल्कुल सेम एग्जाम्पल भी कराया था हमने, लास्ट 10वां एग्जाम्पल था, बिल्कुल लास्ट इसी के ऊपर बिल्कुल सेम था। क्या कहा था हमने, जो ऊर्जा है उसके आधी कर दो, 12 गुणा 10 के हाथ माइनस 6 का क्या कर दो आधा, तो 2 तिया 6, तो U2 बराबर आ गया 6 गुणा 10 के हाथ माइनस का 6 जूल। क्या पूछा उसने, लॉस ऑफ एनर्जी, ये तो पूछा ऊर्जा ह्रास, क्या पूछा है ऊर्जा ह्रास। तो पहले 12 थी है ना U1, माइनस क्या कर दो U2। ठीक है, तो U1 कितनी है 12 गुणा 10 के हाथ माइनस 6, और U2 कितनी है 6 गुणा 10 के हाथ माइनस 6, 10 के हाथ माइनस 6 यहाँ पर भी कॉमन ले लो, तो 12 माइनस 6, 12 में से 6 गया 6, तो 6 गुणा 10 के हाथ माइनस का 6, क्या आ गई है हमारी लॉस ऑफ एनर्जी या ऊर्जा ह्रास, हिंदी में लिख लेना चाहे ऊर्जा ह्रास, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बताइए आपको कैसा लगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कोई भी किसी में भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछो मुझसे, मैं चाहे उसके लिए स्पेशल उसी क्वेश्चन की स्पेशल वीडियो बना दूँ चाहे दोबारा से। ठीक है, लेकिन पूछना हमसे इसमें। ठीक है, नोट कर लीजिए आप ये क्वेश्चंस। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में विद्युत धारा में फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।